गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना, जो आने वाले 1 मई को होने जा रहा है ना। तो उसमें जेई मेन लेवल का जैसा कि कहा गया है ये टेस्ट होगा। तो ठीक है, हम लोग इसलिए पहले का 2 टॉपिक और अभी जस्ट जो बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक पढ़ाया गया है ना। तो मैथ में यही 4 टॉपिक्स है सिलेबस में, ठीक है। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत कम लोग मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। सो प्लीज़ यदि पढ़ चुके हो, है ना, तो प्रॉब्लम्स बनाओ। बिना प्रॉब्लम्स का मैथ्स में नहीं स्कोर कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे, कुछ भी नहीं। स्कोर करना तो दूर की बात, मतलब सीख ही नहीं पाओगे, बात याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो प्रॉब्लम्स बनाओ, जैसा कि पहले बतला चुके हैं, एटलीस्ट सब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट, है ना। और प्रीवियस ईयर का जेई मेन का क्वेश्चन, है ना, एटलीस्ट मिनिमम इतना ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। और मुझे या गणेश सर को, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स पूछो, ठीक है, बनाओ प्रॉब्लम्स वगैरह, है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए अभी 3 दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, ठीक है, मैथ्स में, कि प्रॉब्लम्स बनाने में कुछ टाइम दो। पता नहीं बना रहे होगे या नहीं, बट कुछ बच्चे तो बना रहे हैं, ठीक है, वो तो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बनाना है प्रॉब्लम्स, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे 12 का सिलेबस, है ना। जैसा कि बतला चुके कि वीडियो के थ्रू, है ना, ये सब लेक्चर के थ्रू जो है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ सिंपल टॉपिक ही पहले जो हो सके, है ना, निकाला जाए, जिसमें थोड़ा सा कम समझने वाली बातें हो, नहीं, ठीक है, वैसा। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस एक टॉपिक होता है, तो पहले उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, है ना। और प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम बनाते रहना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिटरमिनेंट, है ना। तो डिटरमिनेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, कुछ बेसिक आइडिया हम लोग के पास है ना, बेसिक मैथ्स में बतलाया गया था, ठीक है। तो चैप्टर देखो, ये लिख लो, डिटरमिनेंट, है ना, ठीक है। तो डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या है, डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेस करने का जरिया है, सिंबल है, तरीका है, कह सकते हो, ठीक है। किसी भी टर्म, है ना, नंबर, ठीक है, एक्सप्रेशन, है ना, इन सबों को लिखने का डिफरेंट वे में, है ना, एक तरीका है एक्चुअली, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ये जानते हैं कि ये कंडीशन होता है कुछ, ये ध्यान है, अभी हम लोग जस्ट किए होंगे ABC FF GG, है ना, HH, ठीक है, का डिटरमिनेंट वैल्यू 0, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि इस फॉर्मेट में, है ना, थोड़ा याद रखना सिंपल हो गया, आसान हो गया, नहीं, क्योंकि जनरल लोगों के ये दिमाग में आता है कि क्यों, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता है, ये सब आगे की और बातें हैं, है ना, कि क्यों और इसका क्या फ़ायदा है वैसे। बट कुछ बेसिक आइडिया हम लोग इन सबों से समझ सकते हैं कि डिटरमिनेंट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशन, कोई कंडीशन, है ना, कोई इक्वेशन को याद रखना आसान हो जाता है। जैसे इसी में इसको यदि एक्सपैंड करोगे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, है ना। बट डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग समझें तो इस तरह से ABC FF GG HH का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का कंडीशन, ठीक है ना। या अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स XY, है ना, को 2 फैक्टर्स में, 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करने का कंडीशन ये देखे थे, ठीक है। तो ये एक होता है ना। तो डिटरमिनेंट इज जस्ट अ नंबर, ठीक है,
मीन्स वो एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ऑल्सो, ठीक है। तो ओवरऑल एक बात रिपीट करना चाहेंगे फिर से कि डिटर्मिनेंट जस्ट किसी टर्म, नंबर, एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है, तरीका है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, है ना, उन सबों को अच्छे से समझना है और कुछ हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे लास्ट में, ठीक है। इसी चैप्टर में लास्ट में कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग वेरिएबल्स का वैल्यू भी निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट मेथड से, जिसको देखोगे कि क्रैमर्स रूल हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो उन सबों को आगे हम लोग देखेंगे, बट यहाँ हम लोग के लिए जेई वगैरह कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस क्या होगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ डील करते चलेंगे, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है ना, वो सब डिस्कस होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़े डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो ये देखो कहा जा रहा है द एक्सप्रेशन a1b2 माइनस a2b1 इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, है ना, टू ऑर्डर का, एंड इज डिनोटेड बाय, देखो ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। देखो a1 b2 a2 b1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट का एग्जैक्ट देखो ये वैल्यू होगा 2, है ना। ऑर्डर का ये हो गया, ये मेरा रो कहलाता है और ये कॉलम, वर्टिकल जो होता है ना वो कॉलम कहलाता है, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स है। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे हम लोग, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करके लिखते हैं, क्लियर। ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, है ना। बिल्कुल वैसे ही 3 ऑर्डर की बात करें तो उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये देखो अ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना। हम लोग जनरली डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी, कैपिटल लेटर डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि इस डिटर्मिनेंट का भी कुछ वैल्यू रहा होगा, है ना। एग्जैक्टली देखो हम लोग एक पढ़ेंगे मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स जस्ट देखोगे कि अरेंजमेंट होता है, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है ना। बट डिटर्मिनेंट का क्या होता है, वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब ये है कि इसका वैल्यू क्या रहा होगा, है ना। इसको एक्सपैंड करके कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। और सभी पोजीशन पर कुछ साइन असाइंड होता है ना। वो इस तरह से होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, है ना। अल्टरनेट साइन चेंज होता है। ये 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का भी रहेगा तो सेम मैनर, है ना, सेम स्टाइल में हम लोग ये साइन असाइंड करेंगे, पॉजिटिव अगला में निगेटिव, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग जब देख लिए उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग लिख सकेंगे। देखो जैसे मान लो फर्स्ट रो के लॉन्ग लिखना चाह रहे हैं, है ना, एक्सपैंड करके, तो a1 b1 c1, तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा गया a1, है ना। अब a1 जिस रो और कॉलम से बिलोंग कर रहा है उसको भूल जाओ, मीन्स डिलीट कर दो, जो बचा b2 c2 b3 c3, है ना। तो ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, नहीं, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे b1 पर, चूंकि फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर b1 पर आएंगे। अच्छा, अब साइन के साथ लिखना होता है, तो b1 पोजीशन पर साइन क्या असाइंड है, माइनस, निगेटिव, तो वो देंगे माइनस, है ना, b1, ठीक है। अब b1 जिस रो और जिस कॉलम बिलोंग कर रहा है डिलीट कर दो, बचा a2 c2 a3 c3 a2 c2 a3 c3, है ना। ये हो गया, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद आ जाए फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन सा बचा, c1, ठीक है। c1 पर साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस c1, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग चलते हैं, तो c1
अब C1 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, बचा A2 B2 A3 B3 लिखा दो ऑर्डर का, ठीक है। मीन्स ये देखो इस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को तो हम लोग फर्दर देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, है ना, ये इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें देख क्या रहे हो कि 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट था वो 2 ऑर्डर में रिड्यूस हुआ, है ना। मीन्स सेम स्टाइल में हम लोग कह सकते हैं कि 4 ऑर्डर का यदि डिटरमिनेंट रहता तो पहले 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में हम लोग उसको रिड्यूस करते, फिर फर्दर 3 ऑर्डर को 2 ऑर्डर में, फिर 2 ऑर्डर से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर ही लेते हैं इस तरह से, ऐसे, है ना, A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। तो इसलिए 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर जो भी हो सबको हम लोग एक्सपेंड करके किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सपेंड तो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक खुद से भी डिटरमिनेंट लेकर के उसका वैल्यू देख सकते हो कैलकुलेट करके, ठीक है। और जैसे इसमें हम लोग रो वाइज किए, है ना, ठीक है, इसमें रो वाइज किए, वैसे ही किसी भी कॉलम या कोई दूसरे रो के अलोंग भी एक्सपेंड करके देख सकते हो, सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चले, अभी पहले एक हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, अभी जो हम लोग बात किए कि किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो वही वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट का डेल्टा, है ना, ठीक है, जो हम लोग डिटरमिनेंट को कहे हैं। तो वही है मेरा फर्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। अब जैसे यहाँ पर ये एक हम लोग के लिए न्यू वर्ड आया है कोफैक्टर, ठीक है। तो ये सब बहुत ही माइनर पॉइंट है, हम लोग इन सबों को लिखते डिटेल में नहीं है डेफिनेशंस वगैरह। जैसे देखो ये है एक्चुअली क्या कि माइनर एंड कोफैक्टर दो बातें हैं, ठीक है। माइनर क्या होता है, तो माइनर किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। जैसे ये मेरा डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो इसका माइनर हम लोग A1 का माइनर हम पूछें, A1 एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो A1 का माइनर देखो ये होगा कि उसके रो और कॉलम डिलीट करते हुए ये जो बचा ना, ठीक है, इसको जो वैल्यू ये कैलकुलेट किए, ठीक है, ये हो गया A1 का माइनर, ठीक है। वैसे ही B1 का माइनर हो जाएगा ये डिलीट A2 C2 A3 C3 ये वाला, ठीक है, ये हो गया माइनर, ठीक है। बट अब कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर माइनर ही होता है विथ साइन, ठीक है। उस पोजीशन पर एलिमेंट पोजीशन पर जो साइन असाइन रहता है ना, उस साइन के साथ बोलोगे तो वो मेरा कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे B1 का माइनर तो ये है, ठीक है ना, लेकिन कोफैक्टर की बात करें तो निगेटिव ऑफ दिस, है ना, माइनस के साथ बोलना होगा तो कोफैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि A1 का माइनर ये है, ठीक है, और कोफैक्टर भी यही है। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लो 1 2 1 2 3 4 0 -2 1 2 1, ठीक है, ये मान लो एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि इस 2 का माइनर बताओ, ठीक है। तो ये मेरा माइनर ऐसे कहलाता है, ये मेरा पोजीशन है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ 2, ठीक है, इस, है ना। तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 4 और माइनस दिस वन, 4 -2 यानी मेरा 6, ये हो गया, ठीक है। अब कोफैक्टर की बात करें, सेम एलिमेंट का कोफैक्टर यानी C,
ठीक है। तो ये मेरा निगेटिव में रहेगा -6, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस, ये इस तरह से ये सिंबल होता है ना। जैसे ये 3 ऑर्डर का है ना, हम लोग ऐसे लिखेंगे A11 फर्स्ट पोजीशन पर जो आएगा वो रो रहेगा, ठीक है, ये मेरा कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बात समझ रहे हो, इस तरह से, ठीक है। फिर ये मेरा आ गया सेकंड रो, तो A2 और फर्स्ट कॉलम, देखो ये मेरा सेकंड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, बात समझ रहे हो, ठीक है, A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बात समझे, ये मेरा होता है। आइडिया आ गया माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है। फिर से इस पॉइंट पर हम लोग आते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ दियर कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, दैट इज, देखो क्या कहा है, सम है ना, ऑफ प्रोडक्ट दिस इनटू दिस एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मतलब किसी एक रो या कॉलम। तो जैसे मान लो हम फर्स्ट रो लिए, ठीक है, तो फर्स्ट रो कैसे लोगे, है ना, फर्स्ट रो हम लोग इस तरह से लेंगे, फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो A1 B1 C1 मान लो, ठीक है, A1 B1 C1 ये है, ठीक है, A1 B1 C1 मान लो फर्स्ट रो, यहाँ है ना A1 B1 C1, ठीक है, विथ दियर कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को हम लोग कैपिटल लेटर है ना से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, यानी स्मॉल a1 का कोफैक्टर कैपिटल A1 है, स्मॉल b1 का कोफैक्टर कैपिटल B1 है, स्मॉल c1 का कोफैक्टर कैपिटल C1 है, राइट, ठीक है। तो ये देखो कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, ठीक है, का सम डेल्टा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक्चुअली ये है क्या, समझ सकते हो कि ये मेरा जो A1 है, ठीक है, ये A1, ठीक है, तो उसका ये कोफैक्टर ही तो है, देखो कैपिटल A1, ध्यान दो, ठीक है, फिर प्लस B1, फिर कोफैक्टर मेरा B1 है ना, कैपिटल B1 माइनस ऑफ दिस है ना, प्लस C1, फिर इसका कोफैक्टर, ये कोफैक्टर ही तो है, ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा हुआ कि नहीं, ठीक है। वैसे ही ये मेरा देखो कॉलम वाइज है ना, A1 A2 A3, देखो A1 A2 A3, उसी तरह से B1 B2 B3 C1 C2 C3 है ना, या ये वाला रो सारा का सारा क्या होगा, डेल्टा ही होगा, ठीक है, जिसको हम लोग लिखे हैं एक्सेट्रा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो ये मेरा डेल्टा मिलेगा, क्लियर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज ऑलवेज जीरो। देखो इसमें क्या है, अदर रो, ठीक है, यहाँ क्या है कि जो हम लोग रो उठाएं जैसे A1 B1 C1 फर्स्ट रो, तो उसी के कोफैक्टर है ना से मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं, ठीक है, और तब सम कह रहे हैं डेल्टा। इसमें क्या कह रहा है कि कोई मान लो फर्स्ट रो उठाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से, तो वो हमेशा जीरो होगा। जैसे ये देखो सेकेंड पॉइंट यही है, जैसे यहाँ पर हम लोग आए और समझे बात को, देखो यहाँ क्या है, A1 B1 C1 है ना, ठीक है, A1 B1 C1 फर्स्ट रो है, बट कोफैक्टर्स देखो A2 B2 C2 है, यानी कैपिटल A2 B2 C2 मीन्स क्या
कि स्मॉल a2 स्मॉल b2 स्मॉल c2 यानी इसका कोफैक्टर है ना, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, तब मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा, है ना। ऐसा जैसे ये a1 b1 c1 फर्स्ट रो है ना, तो इसमें सेकेंड या थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। या कॉलम में भी देखा जाए, जैसे यहाँ है मेरा a1 a2 a3 a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और यहाँ c1 c2 c3, ठीक है, c1 c2 c3 यानी इसका कोफैक्टर के साथ है ना करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम तो 0 होगा, ठीक है। a1 a2 a3 का इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर तब तो डेल्टा मिलता, ठीक है, दूसरे है ना कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो सम क्या होगा 0 होगा, एक्सेट्रा। बात समझे। इस चीज़ को हम लोग देख भी सकते हैं, खुद से एक करके भी देखना, हम एक वैसे दिखला रहे हैं। जैसे देखो फर्स्ट में a1 b1 c1 इसी को दिखा रहे हैं कि 0 होगा कैसे, ठीक है। तो देखो a1 अब ये a2 क्या है, तो स्मॉल a2 इसका क्या है कोफैक्टर, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, बचा क्या b1 c3 माइनस b3 c1, ठीक है, ये होगा b3 सॉरी क्या हो गया a2 का मेरा एक कोफैक्टर है तो ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ ना, तो b1 c3 b3 c1 b3 c1 ये c1 रहेगा, ठीक है। अच्छा वो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन यहाँ पर निगेटिव होता है तो माइनस लिए, प्लस फिर b1 ये b1 हो गया, ये कैपिटल b2 का है ना वैल्यू क्या होगा, यानी स्मॉल b2 का कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस रहेगा बट ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, a1 c3 माइनस a3 c1 है ना। उसी तरह से देखो यहाँ c1 है तो c1 लिख दिए, ठीक है, और c2 यानी c2 इसका कोफैक्टर, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में, और ये डिलीट a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है, a3 b1 हो गया। अब देखो ये कैसे कैंसिल होगा, ठीक है, देखो ये मेरा a1 b1 c3 माइनस में है, यहाँ देखो a1 b1 c3 प्लस में है, ये कैंसिल होगा, ठीक है। फिर देखो a1 c1 b3 a1 c1 b3 देखो माइनस में है, ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस में है तो ये कैंसिल होगा, ठीक है। और कौन सा बच्चा b1 c1 a3 प्लस में और यहाँ माइनस में, देखो ये कैंसिल हो गया ना 0, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर सकते हो, है ना। वहीं यहाँ लिखे वेयर कैपिटल AI कॉमा BI कॉमा कैपिटल CI है ना, I इज इक्वल टू 1 2 3 आर को फैक्टर्स ऑफ AI स्मॉल ai है ना, स्मॉल ai स्मॉल bi स्मॉल ci है ना, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हम लोग का आगे जा कर के बेनिफिशियल होगा, इससे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं ये तो हम लोग अब देख लिए हैं ना, वो तो कर सकते हो, ठीक है, बट मेनली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है यहाँ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। तो देखो पहले प्रॉपर्टीज़ को समझा जाए, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है ना। तो आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देखो P1, ठीक है, P1 फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, हेडिंग बना लेना है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, मतलब चेंज नहीं होता है, इफ कोरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, दैट इज दिस इक्वल टू दिस, है ना। मतलब देखो ये कोई डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि कोरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को इंटरचेंज, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, है ना, इंटरचेंज यदि कर दें, ठीक है। जैसे देखो a1 b1 c1 फर्स्ट रो है ना, वो फर्स्ट कॉलम में चला गया a1 b1 c1, a2 b2 c2 सेकंड रो है, वो सेकंड कॉलम में a2 b2 c2 चला गया, a3 b3 c3 ये थर्ड रो है, वो थर्ड कॉलम में चला गया a3 b3 c3, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इस वैल्यू का, है ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्लियर, ठीक है, ऐसे, है ना, रो मेरा कॉलम में चला गया, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2, है ना, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली, दैट इज, देखो यानी दो रो, जैसे ये मेरा है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, है ना, इन दोनों को मान लो इंटरचेंज किए, ठीक है, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, है ना, मीन्स इसका डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, ये मेरा ऑपरेशन कहलाता है इस तरह से कि R1 गोज टू R2, है ना, एंड R2 गोज टू R1, ठीक है, ये देखो इंटरचेंज हो गया, ये R2 है, ये R1 है ना, यहाँ से आपस में इंटरचेंज, तो माइनस हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ हम लोग यदि देखें कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, है ना, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड कॉलम को, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, देखो इंटरचेंज कर लिए, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी इसमें यह है कि कोई भी दो रो, है ना, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, और दो कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अभी धक्का रह गया होगा, है ना, ये कॉलम चेंज हुआ है ना, ये दोनों आपस में, देखो C1 गोज टू C2, C2 गोज टू C1, ठीक है, ये ऐसे, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड प्रॉपर्टी, है ना। कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको करने के बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पर आते हैं फिर, ठीक है। तो 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ऑफ कोर्स जैसे किसी भी डिटरमिनेंट का रो, है ना, कोई एक रो का वैल्यू हम ले लिए, सारा एलिमेंट 0, ठीक है, देखो 0 0 0, तो ऑफ कोर्स ये 0 होगा। ये तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं कि इसी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू ऐसे ही 0 आ गया, ठीक है। देख रहे होगे कि 3 ऑर्डर का ही हम लोग डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट मेनली रूप से हम लोग को पढ़ना ही है, ठीक है ना, इसलिए 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पर हम लोग फोकस करेंगे बात, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारे एलिमेंट्स हैं ना 0 रहे कॉलम या रो के, है ना, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन डिटरमिनेंट बिकम्स 0, ठीक है। जैसे मान लो ये कह रहा है प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लो है 2 3 1, ठीक है, ऐसे।
अब सेकेंड रो में एलिमेंट जो लिख रहे हैं वो मान लो कि 4 गुना है, मतलब प्रोपोर्शनल देखो इसका 4 गुना 8 12 4। अब यहाँ जो मन है वो ले लो नंबर, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है ना, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, ठीक है, देन डिटरमिनेंट बिकम्स 0। जैसे यहाँ ये कहा गया है, देखो कि यदि एक मेरा रो है ABC, है ना, इसके प्रोपोर्शनल देखो है A के B के C के, तो दिस वैनिसेस, है ना, दिस बिकम्स 0 ऑलवेज, है ना। या सेम रूल कॉलम में भी होगा, देखो ABC एक फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड कॉलम है A के B के C के, इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इसलिए 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। क्लियर, ठीक है, ये इस तरह से होता है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आया जाए, 5 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, देन डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर एंड वाइस वर्सा, है ना। मीन्स देखो यदि कोई डिटरमिनेंट हम लोग लिए A1 B1 C1, है ना, ठीक है, और ये A2 B2 C2 है, K से मल्टीप्लाइड है इसमें A3 B3 C3, तो इसमें एक देखो सेकेंड रो में हम लोग देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स में एक फैक्टर कॉमन है, क्या, तो K, ठीक है। तो K को हम बाहर कर सकते हैं, देखो बाहर, ये हम लोग कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है। तो ये वही हुआ ना कि यदि इसमें इस डिटरमिनेंट के किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स में K से मल्टीप्लाई किए, है ना, तो यानी इसमें देखो K से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, ठीक है, वही ये कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो इस तरह से भी समझेंगे कि ऐसे देखो कॉमन फैक्टर यदि रहा तो उसको बाहर कर सकते हैं, और इसमें देखो इस डिटरमिनेंट में K से मल्टीप्लाई किया गया है नहीं, तो इस K को हम लोग अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे लिया जाता है, तो किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा K से, किसी एक ही रो या कॉलम में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ भी देख लो, इसीलिए वाइस वर्सा भी लिखा गया है, यहाँ से यहाँ, कि जैसे ये K हम किसी रो में ले जाना चाह रहे हैं, मान लो सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स में देखो K से मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स ऑल, दिस इक्वल टू दिस। मान लो हम K को किसी कॉलम में डालना चाहें, मान लो सेकेंड कॉलम में, ठीक है, तो देखो ये B1 के B2 के B3 के हो गया ना, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड रो में भी डाल सकते थे, जैसे ये A3 के B3 के C3 के हो जाता, बात समझे। तो ये दोनों तरफ से यूज होता है, फैक्टर कॉमन है तो बाहर भी निकाल सकते हो, और इनसाइड, है ना, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी रो या कॉलम में जैसा रिक्वायरमेंट हो। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी है, देखो, इफ ईच टर्म ऑफ any row or column is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can also be expressed as the sum of 2 or more determinants and vice versa, ठीक है। ये तो ठीक है, लैंग्वेज पढ़ देना है, लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा, बस पहले जस्ट एक एग्जांपल्स के हेल्प से, है ना, समझना है, फिर ये खुद ब खुद पढ़ करके आइडिया ले सकोगे, ठीक है ना। इसलिए पहले एग्जांपल्स पर ही आ जाते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट के थ्रू समझा जाए। देखो इसमें क्या है, ये एक डिटरमिनेंट है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या हुआ है कि सारे एलिमेंट दो दो, है ना, टर्म का सम के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। मान लो ये A1 प्लस अल्फ़ा है, A2 प्लस बीटा है, ठीक है,
A3 प्लस गामा है, बात समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे है। एंड दिस इज B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग ऐसे कहेंगे कि इस A1 A2 A3 को हम लोग सोचें एज ए वन कॉलम, है ना। तो ये वन कॉलम इन दोनों के साथ मिलकर के एक डिटरमिनेंट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर है प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो अल्फा बीटा गामा, है ना, इनको एक कॉलम सोचें तो ये इन दोनों के साथ मिलकर के एक दूसरा डिटरमिनेंट बना लिया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3, बात समझे, ठीक है। यानी सेम कॉलम के एलिमेंट्स का, है ना, क्या है, दो दो टर्म के सम में है, तो इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम में लिख सकें, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही मेरा यहाँ लैंग्वेज में कह रहा है। अब ये जैसे कॉलम में है बिल्कुल वैसे ही रो में भी यदि रहेगा तो भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तीन टर्म रहता तो तीन डिटरमिनेंट के सम में जाता, है ना, एक बार ये कॉलम एक बार ये कॉलम, फिर एक और जो रहता वो इन दोनों के साथ जाकर के तीसरा डिटरमिनेंट बनाता, ठीक है। और वाइस वर्सा मीन्स यहाँ से हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं, यानी इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड करके हम इतना भी लिख सकते हैं, है ना। वो कैसे देखेंगे कि ये दोनों कॉलम सेम है, ये सेम है, ठीक है, ये वाला, तो ये दोनों सेम रखेंगे, बाकी ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम लिख देंगे, ठीक है। जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि जनरलाइज कर दें, ठीक है, कि यहाँ पर दो टर्म है, नहीं यहाँ पर तीन टर्म चार टर्म, ठीक है, n टर्म्स भी तो रह सकता है, तो n डिटरमिनेंट्स के सम में लिखा जाएगा। क्यों? जैसे देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो है, ये सब रेयरली यूज होगा वैसे, है ना, नोट में। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ डेल्टा आर क्या है, तो आर यानी यहाँ आर के रूप में है ये, ठीक है। ये एफ आर का मतलब हो गया कि आर में कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। जी आर का मतलब कुछ आर में है कोई दूसरा, है ना, और ये एच आर माने ये तीसरा टाइप का, ठीक है। ये अलग अलग दिखाने के लिए एफ जी एच लिखा जाता है, और ये ऐसे होता है कि आर के रूप में, है ना, आर में फंक्शन है ये, ठीक है ना, ये आर में कुछ ऐसा है फर्स्ट कॉलम में, है ना। और यहाँ एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा ये डिटरमिनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वन यदि हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 ये G1 ये H1 ये वहीं सेम रहेगा, ठीक है। फिर डेल्टा टू कहेंगे तो क्या होगा, ये F2 G2 H2 ये सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी ये दोनों कॉलम्स R से फ्री है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वेयर L M N अल्फ़ा बीटा गामा आर इंडिपेंडेंट ऑफ R, मतलब यहाँ दोनों कॉलम में R नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये मेरा R में नहीं होगा, ठीक है। तो यदि हम डेल्टा आर को, है ना, सम कर दें R1 से N तक, यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 इस तरह से डेल्टा N, ठीक है। तो यानी N डिटरमिनेंट्स का हम समेशन कर रहे हैं, समझो बात को, ठीक है। N डिटरमिनेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एक सिंगल डिटरमिनेंट में देखो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि दो कॉलम तो सेम है सारे, चाहे डेल्टा 1 की बात करें डेल्टा 2 की बात करें, है ना, डेल्टा n की बात करें, तो दो ये कॉलम तो सेम है, तो उनके सम में ये दो कॉलम सेम देखो रह गया, है ना। बाकी यहाँ पर एलिमेंट्स सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट प्लस Fn, वैसे ही G1 प्लस G2, बात समझ रहे हो, H1 प्लस H2, क्लियर हुआ। यानी जस्ट यहाँ सिग्मा लगा तो कहाँ ये R वाला जो है ना एक्सप्रेशन, उसमें सिग्मा लग गया सिर्फ, है ना। बस अब सवाल ये उठता है कि यहाँ भी यदि R रहता कहीं एक जगह पर ही, मान लो कहीं पर भी, तो ये हम रूल
नहीं लगा सकते थे, है ना। यहाँ से डायरेक्ट ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो फिर कैसे करते, तो मैनुअली इसको हम एक्सपेंड करते पहले, है ना, आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते, तो फिर सिग्मा लगाते। बात समझे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये जैसे कॉलम में था वैसे ही रो में भी रहता तो हम लोग कर सकते थे, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ये सिग्मा जो होता है ये काउंटेबल चीज़ को, है ना, क्वांटिटी को ऐड करता है ना। और ये इंटीग्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस चीज़ों को ऐड करता है, ठीक है। तो बट है ये दोनों ही सिंबल्स समेसन के ही, सिग्मा बोलो या इंटीग्रेशन बोलो, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट जैसे सिग्मा वाला लगा वैसे ही इंटीग्रेशन का भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग इस चीज़ को इंटीग्रेशन वाला भी देख लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन तो अभी हुआ नहीं है, बट सिंपल इंटीग्रेशन बेसिक हम लोग तो जानते ही हैं, है ना, फिजिक्स में शुरू में बताया गया होगा। तो सेकंड पॉइंट नोट का क्या है, इफ़ डेल्टा एक्स, है ना, यानी डेल्टा जो है एक डिटरमिनेंट है बट वो एक्स के फंक्शन में है, एक्स के रूप में है, ठीक है, एक्स वेरिएबल में है, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया हुआ, अब की बार रो वाइज हम ले रहे हैं, है ना, कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसे, और एल एम एन अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स से फ्री है ना। इन सबों का वैल्यू एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है वेयर, है ना, एल एम एन अल्फा बीटा गामा आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो जैसे इसमें सिग्मा जस्ट लगा, है ना, इंटीग्रेशन ए टू बी, है ना, डी एक्स, तो यहाँ भी इंटीग्रल एफ एक्स में लग गया ए टू बी डी एक्स, इंटीग्रल, है ना, ए टू बी डी एक्स, ठीक है। ये कुछ माइनस वाइनस नहीं है, ठीक है। यहाँ भी एच एक्स में लग गया इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स, है ना, बाकी ज्यों का त्यों वैसे ही रह गया, ठीक है। यहाँ भी यदि इधर कोई भी इन सबों में से किसी भी एक जगह एक्स यदि रहता, है ना, एक जगह भी कहीं, है ना, तो ये रूल को फॉलो नहीं करता, है ना। ऐसे हम लोग फिर कैलकुलेट नहीं करते, पहले इसको एक्सपैंड करते, है ना, डिटरमिनेंट को, और तब फिर इंटीग्रेट हम लोग कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये होता है लास्ट प्रॉपर्टी, और कह सकते हो ऑल इन ऑल सारे प्रॉपर्टीज़ को अपने में ये खुद रखता है ना। प्रॉपर्टी 7 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। वो देखो क्या है प्रॉपर्टी, सिंपल ये कहता है, समझो कि किसी भी रो, ध्यान से सुनो, किसी भी रो में कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके और किसी दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। फिर से सुनो, किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में मान लो हम 5 से मल्टीप्लाई किए, जो आया ना, ठीक है, उसको हम किसी दूसरे रो में मान लो ऐड कर दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो वही बात यहाँ कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर अ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म दिस और दिस वन। देखो रो ऑपरेशन मीन्स वही बोल रहे हैं कि किसी रो में कुछ, है ना, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, ये रो ऑपरेशन कहलाया। कॉलम में ये काम करोगे तो कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे मान लो कोई ith रो है, ठीक है ना, वो चेंज हो रहा है, गोज टू, है ना, कैसा चेंजिंग आ रहा है ith रो में, तो वो आ रहा है उसमें ऐड कर रहे हैं क्या, किसी jth रो, है ना, में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके हम ith रो में ऐड कर दिए, ठीक है। कोई jth रो है उसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड कर दिए, एंड साथ ही साथ में देखो एक कोई kth कॉलम, ये रो है, सॉरी, है ना, kth रो है,
उसमें किसी क्वांटिटी बीटा से मल्टीप्लाई करके हम उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, ठीक है। ये मेरा आर आई इतना में बदल गया, ठीक है। ध्यान रहे इसमें चेंजिंग इस ऑपरेशन के थ्रू किस में आया है, सिर्फ और सिर्फ ith रो में, jth और kth रो में चेंजिंग नहीं आया है। ith रो में सिर्फ चेंजिंग आया है, jth रो में हम अल्फा से मल्टीप्लाई किए, बस ith रो में ऐड करने भर, jth रो जो है वही है, ठीक है, और kth रो भी जो है वही है। ऐसा नहीं कि बीटा से मल्टीप्लाई करके उसको छोड़ दिए, नहीं, ठीक है। या कॉलम में भी है ना कि ith कॉलम है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, jth कॉलम में अल्फा से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम ऐड किया गया है, और kth कॉलम में बीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी किया गया है, ठीक है। वेयर j एंड k है ना मेरा क्या है, आई नहीं रहा होगा, ठीक है। इसको अलग अलग ऐसे लिखना चाहिए कि वेयर जे है ना आई नहीं रहा होगा और के भी आई नहीं रहा होगा, ठीक है। ये क्यों होगा इस पर थोड़ा सा सोचना, ठीक है, ये कोई टफ काम नहीं है। ये देखो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू समझे। देखो ये मेरा डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है ना। देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या किया गया है, ऑपरेशन लगाया गया है। देखो एक क्या, तो फर्स्ट कॉलम में हम चेंजिंग ला रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मेरा इधर वाला एरो रहेगा, है ना, सिर्फ ये है ना, ठीक है। इसका मतलब होता है c1 गोज टू, ठीक है। तो c1 में कैसा बदलाव आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में कैसा चेंजिंग ला रहे हैं, तो c1 प्लस अल्फ़ा इंटू c2 माइनस बीटा इंटू c3, यानी सेकेंड कॉलम में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, और थर्ड कॉलम में बीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो देखो ये मेरा चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ c1 में आएगा, है ना, c2 और c3 जो का त्यों रहेगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, ध्यान रहे, ठीक है ना। जैसे मेरा c2 b1 b2 b3 था, अभी भी b1 b2 b3 है, c3 c1 c2 c3 था, अभी भी वही है, बट c1 गोज टू दिस वन, c1 बदल गया, क्या, तो a1 प्लस, अब इसमें हम बीटा से मल्टीप्लाई किए, ऐड किए, देखो अल्फ़ा b1, और इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए, ये हो गया माइनस बीटा c1। वैसे ही ये a2 प्लस अल्फ़ा b2 माइनस बीटा c2 होगा, और ये a3 प्लस अल्फ़ा b3 है ना माइनस बीटा c3। देखो ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, फर्स्ट कॉलम सिर्फ चेंज हुआ था। अब इन दोनों को है ना देख सकते हो, है ना, इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू होगा, ठीक है। दोनों बोथ आर इक्वल, बात समझे। तो ऑल इन ऑल कहो तो यही मेन प्रॉपर्टी है, मेनली इसी का यूज़ हुआ करेगा, ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कंठस्थ करो, ठीक है, समझो, है ना, और इसका यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। बाय बाय।